द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, जीडीपी के रिजल्ट आए, फर्स्ट क्वार्टर के परिणाम आए हैं। जीडीपी के जीडीपी के फिगर डाटा आए हैं। दोनों तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर हैं और लार्ज कैप निफ्टी शेयर्स इनके बहुत कमज़ोर परिणाम आए। सबका मिक्स्ड 100% कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल बिक्री गिरने की संभावना है। कल फिगर्स आएंगे, गिरे हुए पाए जाएंगे। कुछ के आज तो संडे था, आज नहीं आए होंगे, अभी देखेंगे उनको। कल आएंगे, गिरे हुए पाएंगे और अच्छी खासी गिरावट है, 5-6% की गिरावट है। डीलर्स की ये सूचना है, न्यूज़ रिलीज है उनका कि हमको डिस्काउंट देकर के व्हीकल्स बेचने पड़ रहे हैं। फाड़ा ये कहता है कि जो डीलर्स हैं वो बढ़ा चढ़ा के बता नहीं, कंपनियां ये कहती हैं डीलर्स बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अब लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है। ये इशू कैसे उठा बताइए, वरना तो मैन्युफैक्चरर ये कहें हमारी फिगर्स आए, देखिए आप सेल के फिगर्स ये हैं, डिक्लाइन जरूर है। कारण क्या, चल भी लिया तो उस वक्त बैंकिंग सेक्टर मरा पड़ा है, आईटी सेक्टर में उठाव जरूर चालू हुआ है और एफएमसीजी सेक्टर भी शांत है, एक आध कंपनी को छोड़। ऐसी स्थिति में तो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कमजोर आए। 60% कंपनियों के रिजल्ट परिणाम खराब आए। जीडीपी के फिगर गिरे हुए आए। अब देखिए, बहाना कुछ भी हो, कारण कुछ भी कह दो, कारण कुछ न कुछ तो जुड़ा ही जाता है। जो पुराने बहुत अनुभवी लोग थे वो साफ ये कहते थे कि शेयर बाजार जो कुछ करता है उसके साथ वैसे ही कारण जोड़ देता है। तो इसलिए ये बात है कि इसके अंतराल में कमजोरी जरूर है। आप देखिए कि 12 दिन तक निफ्टी लगातार तेज चल रहा है, लेकिन उसमें आईटी सेक्टर का योगदान बहुत बड़ा है, फार्मा का योगदान बहुत बड़ा है नहीं? और ऑटो सेक्टर भी गिर तो नहीं रहा कम से कम, है ना? तो इस कारण से, लेकिन आप ये मत मानिए, स्मॉल कैप शेयरों की, स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आई इस क्वार्टर। अब उसमें भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि 50% कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई है, 50% की हायर आई। तो अब सवाल ये है कि मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि शेयर बाज़ार में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और अपने जो एप्रिसिएशंस आए हैं शेयरों में पिछले 2 सालों में, उसके बारे में एक ब्रॉड स्ट्रेटजी पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत आवश्यक है। ब्रॉड स्ट्रेटजी पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि एक मोटे रूप में नीति निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने मुनाफे को बचा सकें, आप घाटों से बच सकें और आपको कोई तकलीफ ना हो। उसके लिए ये है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और उन कंपनियों को एक कागज़ पे लिखिए कि उन कंपनियों में कितने % ग्रोथ है। तो निफ्टी की कंपनियों को तो छेड़िए मत। अगर उसमें आप देखिए कि कॉरपोरेट बैंक हैं, आईटी सेक्टर है और एफएमसीजी, उन शेयरों को मत छेड़िए, चाहे वो डेफिसिट में गए, माइनस में गए, चाहे प्रॉफिट। अनदर थिंग, ऑटोमोबाइल शेयरों में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, बहुत बड़ा है। हालांकि इनकी जो थार है गाड़ी, उस पर लाइन लगी हुई है, 1 साल की बुकिंग है, लेकिन ओनली वन आइटम, इनकी 20 गाड़ी है। मतलब एक गाड़ी से पूरी कंपनी की बैलेंस शीट सुधर जाए या मेंटेन रह जाएगी, ये पॉसिबल है। दूसरा, ज़्यादा जो इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे ग्रीन एनर्जी में पीवी सेल
और सोलर पैनल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी मैं लिस्ट दे चुका हूँ कई बार, और उसमें एक कंपनी और जुड़ेगी ट्यूसडे को। लिस्ट हो रही है वो कंपनी प्रीमियर एनर्जी, दैट इज द बेस्ट कंपनी इन दी पीवी सेल एंड सोलर पैनल, दैट इज द बेस्ट कंपनी ग्रोइंग बाय 400% इन द करंट ईयर। तो उस तरह की कंपनियों को लिस्ट आउट कर लीजिए। डिफेंस की कंपनियों को, जो डिफेंस पीएसयू है खाली उसमें ही रखिए। कोई खतरा नहीं है डिफेंस पीएसयू को, चाहे मजगांव हो चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आता। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं केवल आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ। ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में थोड़ा सा ये हुआ था, जो राजनाथ सिंह जी जाके आए वो सेट कर आए, वो इंजन्स मिल जाएंगे, वरना तो हिंदुस्तान मतलब एरोनॉटिक्स और टूट जाता। हालांकि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, एक इतनी सी हल्की नहीं जाइए कि जी इलेक्ट्रिकल्स के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भारत को सप्लाई करने को तैयार है, ज़्यादा 414 इंजन की फैक्ट्री भारत में लगाने को तैयार है। तो इसका मतलब तो पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें कीजिए, एक तो गुड क्वालिटी लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स को रिटेन कीजिए, चाहे उनकी बैलेंस शीट घट के आई। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उन शेयरों को आप लेके सो जाइए, नाग बन जाइए, उन पर कुंडली मार कर बैठ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं देंगे, साल भर बाद देंगे, देंगे वो पैसा। कारण क्या, को जो मैनेजमेंट है ना, वो या तो अगर उनके अगेंस्ट में कोई पॉलिसी आ गई तो सरकार से पॉलिसी बदलवा देंगे, इतने ताकतवर हैं, और या अपने आप को कोई नई पॉलिसी है, सरकार पॉलिसी नहीं भी बदलेगी तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट कर लेंगे। वो उस नई पॉलिसी के फ्रेमवर्क में ही पैसा कमा लेंगे। आप देखिए, इतने कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है, उनके पास पैसा है, पैसा ला सकते हैं बाजार से, और बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट तैयार कर रखे हैं। रिलायंस ने दुनिया के बड़े से बड़े 11,000 करोड़ रुपया रिलायंस ने 3 साल में R&D पे खर्चा कर दिया। इन छोटी मोटी कंपनियों की तो सेल ही नहीं आई है 11,000 करोड़ की है। तो वो कंपनियां जाने वाली कहीं नहीं, वो अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, इकोनॉमी की लाइन ऑफ एक्शन सेट करती हैं, सरकार को नीतियां बदलने को बाध्य कर देती, क्योंकि सरकार को मेजर रेवेन्यू देती हैं, हैवी रेवेन्यू चुकाती है। 1.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू चुकाया रिलायंस ने एक साल में। सरकार की अर्थव्यवस्था उसी से चल रही है दोस्तों। तो रिव्यू पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, तो उसमें जिन शेयरों का प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई है, स्मॉल कैप पे खास तौर से ध्यान दीजिए, और वो मिड कैप, जैसे कोई कास्टिक सोडा बनाता है, सोडा ऐश बनाता है, जैसे कोई ऐसा केमिकल बनाता है, पीवीसी रेसिन बनाता है, अदर देन रिलायंस पीवीसी रेसिन बनाता है, जैसे कोई कंपनी पाइप बनाने वाली है, कोई स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, कोई टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सेप्शन है इसके, वो उसको छेड़ना नहीं है, उसको रखिए आप। उनको थोड़ा सा अगर वर्किंग पुअर आई है, वो ग्राफ थोड़ा प्रॉफिट का नीचे गया है, तो उनसे थोड़ा हल्का कर लीजिए और उस पैसे को IT सेक्टर में पंप कर दीजिए आँख मीच करके। शेयर आपकी इच्छा हो जो चुनो, लेकिन मेरी प्रायोरिटी लार्ज कैप है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी रिव्यू कीजिए, देखिए सरकार की नीतियाँ क्या हैं, और इसके लिए आप कंपनी की मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा आएगा, मेहनत से आएगा। आप ये समझें कि साहब हलवा जैसे पहले बाउल के अंदर हलवा दे दो प्लेट में और हम गर्मा गर्म खा लें खाटिए, वो संभव नहीं है। वो ज़माने गए, वो टाइम गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी आप बताइए, कोई भी एनालिस्ट भी आपकी कहाँ तक मदद करेगा? आपको 2 घंटे दे देगा, 1 घंटा दे देगा, एक बार आपका पोर्टफोलियो सेट कर देगा, आपको लाइन ऑफ एक्शन तय कराएगा, प्रिंसिपल बता देगा, पॉलिसीज बता देगा। रोज़मर्रा कहाँ से आएगी? ये तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये मत सोचिएगा आप पढ़े लिखे नहीं, एक मैट्रिक पास आदमी काफ़ी है सब देखा। अच्छा, फिर सेक्टर रोटेशन कीजिए। कोई सेक्टर डाउन जा रहा है और कोई एक सेक्टर कोई उठ रहा है, बड़े शहरों में भी उसमें शिफ्ट कर जाइए जो उठने वाला सेक्टर है। तो उसमें IT सेक्टर उठ रहा है,
और बैंकिंग सेक्टर भी गिरा नहीं पाया, कोई 10-12% की ग्रोथ तो आ ही रही है ना अभी भी। तो बैंकिंग सेक्टर कॉर्पोरेट बैंक्स में भी लगा दिए थोड़ा बहुत पैसा, पीएसयू बैंकों से बच के रही। पीएसयू बैंकों से भी मैं समझता हूँ आउट हो जाना चाहिए। वन शुड बुक प्रॉफिट इन पीएसयू बैंक के जितना ग्रो करने थे कर लिए। कारण क्या, वो जो डूबा हुआ पैसा वसूल हुआ ना, उसके कारण इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ करके दिखाई दे रही थी। बाकी देखिए मोदी जी की सरकार जो है इसने भरसक प्रयास करे, इनको वेंटिलेटर से उठा करके ले आई, लेकिन वो एफिशिएंसी की आशा करना जो HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक में है, कोटक बैंक में है, उस एफिशिएंसी की आशा इन बैंकों से करना समय क्यों? दे आर फ्री टू फ्रेम द पॉलिसी वट एवर दे लाइक इन द फ्रेमवर्क ऑफ द RBI गाइडलाइंस, बट दीज बैंक्स में सरकारी नौकर हैं ये सब, और ये उस जो कानून कायदे हैं उनकी सीमाओं से भी बहुत पहले ही बचो भाई के तांगे में बैठना चाहते हैं। ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे ग्रोथ हो चाहे मत हो, इनको क्या दिक्कत है, इनको तनख्वाह मिल रही है, तो उससे बच के दोस्तों। और इक्विटी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, एक एक बैंक की 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ की इक्विटी हो गई है। आप देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 8700 करोड़ की इक्विटी, IDBI बैंक की 12,000 करोड़ की पेड इक्विटी। हाउ दे विल कैटर दैट? मुझे कई आदमी ये कहते हैं कि साहब IDBI बैंक खरीद लो, मैं कहता हूँ भाई क्यों खरीद लूँ? और उन्होंने लिख रखा है नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल लिख रखा है IDBI पे, यस बैंक पे लिख रखा है नॉट फॉर सेल। अरे भाई किसने रख रखा है तुम लोगों ने, ये बताओ आप यार। ये हो ना हो, चीज़ वो खरीदो जो सर्टनली बढ़नी ही बढ़नी है। TCS इन्फोसिस का शेयर बढ़ना ही बढ़ना है, HCL टेक का शेयर बढ़ना ही बढ़ना है, खरीदो ना उसमें यार। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं खाली स्टडी दे रहा हूँ, खाली रेफरेंस दे रहा हूँ इसमें। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस अब इसमें जो ले दे के निष्कर्ष निकलता है, IT सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ग्रीन एनर्जी के PV सेल और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी, ग्रीन एनर्जी के प्लांट, ग्रीन एनर्जी के जरिए पावर जनरेट करने वाली कंपनियों को नहीं लेना है पैसा। वो ठीक है, अडानी की कंपनी में, अडानी ग्रीन वगैरह में किसी का पैसा लगा हुआ है तो उसको छेड़ो मत, पड़ा रहने तब जो है सो है, घाटा है नफ़ा है, पड़ा रहना। अडानी इज़ नॉट ए बैड मैन, अडानी इज ए बिग बिग पावर ऑफ कंट्री। इसने ये ठीक है, इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस से कम है, लेकिन अडानी की खुद की जो पर्सनल एसेट है वो होल्डिंग ज़्यादा होने के कारण हर कंपनी में, ज़्यादातर कंपनी में अडानी की 74% होती है। थोड़ा सा 2-3% बेच भी दिए, 72-70 से ऊपर है। और खाली ये जो अंबुजा ACC है और अडानी पोर्ट है, इनमें थोड़ा कम है उसकी होल्डिंग, 62-63% के आसपास। और मुकेश भाई की जो होल्डिंग है वो 54% है। तो इस डिफरेंस के कारण अडानी का पर्सनल जो असेट वैल्यू है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। और मैं आपसे बता दूं, अडानी इस साल नहीं तो अगले साल तक इसका, अडानी का EBITDA जो है ना वो रिलायंस को क्रॉस कर जाएगा, जिस रफ्तार से अडानी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत शानदार है। कितने कंपनियों में कितने एक्सपांशन प्लान, गजब है। मेरा ख्याल इंडिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ इतनी तेज गति से काम करने वाला। मुकेश भाई थे, मुकेश भाई भी स्लो है, अब थोड़ा सा स्लो है, वो गति नहीं है। हालांकि AGM में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई है, सारी है, कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं। कहीं बेच मत देना रिलायंस को कहीं बेच डालो आप लोग, रिलायंस ही है, ये भी अच्छी चीज़ है, खरीदो मत चाहे लेकिन बेच मत। रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, लेकिन आप सलाह सूट ले लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, किसी भी कंपनी से मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ आपकी भलाई में है मतलब। तो ठीक है दोस्तों, आज काफ़ी हो गई है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पॉलिसी तय करना, फॉर्मूले के जरिए अपने कैपिटल को सेव करिए, पैसे बचाइए, पैसे को आगे कमाने की व्यवस्था कीजिए। और स्मॉल कैप भी अगर आप लो तो सेंचुरी प्लाईवुड का शेयर है, जैसे कजरिया सिरेमिक्स है। और आप देखिए रिलैक्सो शूज़ भी अभी कोई बुरा नहीं, इस अब कोई बुरा नहीं, 3-4 साल हो गए इसको मतलब गिरे हुए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस में ऐसे बढ़िया बढ़िया शेयर जो है स्मॉल कैप में भी रखिए। फिर डिफेंस में भी कुछ मिल जाएंगे एक आध,
थोड़ा महंगे हो गए। डिफेंस को जो प्राइवेट शेयर है उनको तो रहने दीजिए, बहुत महंगे हैं वो। तो इस तरह के जो कंज्यूमर, जो ब्रांड और कंज्यूमर है, जो मास लेवल पे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें अगर स्मॉल कैप शेयर भी है तो कोई बुराई वाली बात नहीं। तो मैं यही कहता हूँ, हर स्मॉल कैप खराब नहीं है। 1-2 क्वार्टर की, साल 6 महीने की बैलेंस शीट खराब भी आती है, उनकी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, संभल जाते हैं सब। जो जमे खिलाड़ी है वो कोई पीछे नहीं रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।